गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब और हमारे साथ क्या कोई और भी है। आप ऐसे ऊपर सीलिंग की तरफ क्यों देख रहे हैं? ऑल गुड? नहीं नहीं ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे व्हाट साथ वाज समीम दैट? फारूक। और नहीं बात करो। एंड 59 अदर्स। नहीं 6 अदर्स। लेकिन यहाँ तो वाइफ अच्छा ये देखे क्या ये क्या है? कैमरा है, सीलिंग है, क्या है? वो आवाज नहीं है तुम्हें ऊपर से? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं है और ऊपर जो से। चीजें रखी हुई हैं वो नहीं, मुझे बिल्कुल कोई कौन सी चीजें रखी हुई है? पीछे एक स्टेप आगे तो हो जाओ ना। या अल्लाह, क्यों एक्स्ट्रा भागे हो जाओ? गिरने लगी थी वहां से एक चीज। अच्छा नहीं फेंकना, पीछे कर दे यार, पीछे कर दे, नहीं फेंकना। यार सुबह से मेरे साथ बहुत सारे प्रैंक्स हो रहे हैं ख़वातीन और हज़रात, और ये उनमें से शायद एक प्रैंक है। और मुझे बताया जा रहा है कि स्टूडियो में कोई जिन चुड़ैल या कोई चुड़ैल तो समझ आती है, समझ आती है। ये बताओ क्या हुआ क्या जब स्टूडियो में एंटर हुई थी? मैं जब एंटर हुई तो पूरा स्टूडियो खाली था। ओके, आपके मुझे लिए समझ आ गई। प्रोटोकॉल खाली। लेकिन मुझे समझ आ गई कि क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर तुमने ढूंढ लिया हम सबको। ये हुआ कि मैंने ढूंढ लिया। मुझे पता था कि कहाँ कहाँ दीवारों के पीछे सब छुपे हुए हैं, तो मैंने लेकिन ढूंढ सबको लिया। तुमने नहीं ढूंढा ना, कैमरा कुछ ऐसे यहाँ पे थे जिनको तुम नहीं ढूंढ पाई। आज मुझे नहीं पता कि शुएब क्या खा रहा है। वैसे तो कुछ Just like every other day. Yeah, but it doesn't Excuse look me, it's good at healthy all. breakfast. It doesn't look good at all. It is good, it is tasty. Fine. तो खैर आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप जिन्नात देख सकते हैं। चुड़ैल भी कह सकती थी। नहीं, मैं जिन्नात की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है आप जिन्नात देख सकते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं देख सकता। अच्छा, वैसे शुएब कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? हुई नहीं हुई? नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मजाक से हटके। नहीं कभी भी आपको कभी जब लोग बताते हैं ना हमारे साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, हमने कभी कोई चीज़ देखी है या ऐसा कोई उनको कोई एक्सपीरियंस हुआ है, कोई इनकाउंटर हुआ है, तो वो प्रॉब्ली आई डोंट नो आपके साथ, आप कह रहे हैं आपके साथ कभी नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ हुआ है। हैं? क्या हुआ था? बट मैं नहीं बताना बताओ। नो, नॉट एट ऑल। लेकिन आप लोग कश्मीर में हो। और कब हुआ था? बचपन में हुआ था। But I still remember बात रहेगी सिर्फ कि क्या हुआ था, वो बताइए। I still remember that, but I don't want to tell. बाकी ये है कि आप लोग आज हमें जरूर बताएं। आज अपना खुद बता नहीं रही, आपसे करिए बताएं, ये तो कोई बात ना हो ना। आज अपनी there is a reason, मैं बता नहीं सकती। हाँ, घबरा जाती हो? हाँ, तो आप सबने पसीना आएगा। ओके, आप सबने आज हमें बताना है, ठीक है? तो आज हमने सोचा कि ओपनिंग में कुछ डिफरेंट करते हैं और ये कि आपने हमें बताना है कि आपके साथ ऐसा क्या कभी अनयूजुअल हुआ है? एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज हुई हो, कोई अनयूजुअल सी चीज हुई हो। मे बी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, मे बी बाज़ औक़ात आपके जहन का कभी आपको कोई गुमान हो रहा होता है, हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती, बट आप बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो ऐसा कोई अजीब व गरीब किस्म का वाक़या अगर आपके साथ हुआ है तो आज हमें नाम और शहर के साथ व्हाट्सएप ज़रूर करें। आज हम प्रोग्राम में ज़रा एक सेगमेंट का एक चंक हम ज़रूर इसको डेडिकेट करेंगे और आज आपने हमें भेजना है, ठीक है? लेकिन ज़रा क्लैरिटी के साथ और शॉर्ट, ताकि मैसेज हम पढ़ भी सकें और एक अच्छे तरीके से उसको कन्वे भी कर सकें। और मैसेज सबीन पढ़ेगी, ये मैंने अभी से तय कर लिया है। गॉड, ओके। और ये भी तय करूंगा मैं कि कौन सा मैसेज सबीन पढ़ेगी। तो इसमें करना आपने ये कि जरूर बताएं, जैसा सबीन ने कहा ना कि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बताएं, तो सबीन उसको शेयर भी करेगी। प्लस ये कि आपने फिर क्या किया उसके बाद। कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा वो फौरन से घबरा जाते हैं, कुछ लोग होता है कुरान आयात की तिलावत करते हैं, उसमें बड़ी तासीर भी होती है और उसकी एक बड़ी जिसकी वजह से आपको सुकून भी मिलता है। सो आपने क्या किया यह हमें ज़रूर आपने बताना है। लेकिन इसके साथ साथ आज चुके हैं जुम्मे का दिन, वीकेंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमने ज़रूर सोचा कि एक तो ये बात करें कि आपने इस वीकेंड पे ज़रा कंट्रोल करना है, घूमने फिरने से बिल्कुल परहेज़ करना है, वेदर प्रेडिक्शन को देखकर ट्रैवल करना है, और इसके साथ साथ हमें ये बात भी करनी है कि जिन जिन बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं आज हमें उसकी बात भी करनी है। तो जो पास हुआ है इसको मुबारकबाद, जिसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए उनको भी मुबारकबाद। लेकिन आज इससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे पास, तो इस टॉपिक पे भी हम जरा बड़ी खुल के आज गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मैंने भी कुछ सुने एक्सपीरियंसेस अभी जो रिजल्ट्स आए उनमें बहुत बुरे बच्चों के हालात बहुत बुरे थे। आई मीन 10 नंबर कम क्यों आगे, 15 नंबर कम क्यों आगे, 100 नंबर कम क्यों आगे। तो ये इस तरह की जो पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल एक डीमोटिवेट किया गया, बच्चों को फलाने से कम क्यों आगे, यानी ये तो छोड़ देते हैं कि तुम्हारे नंबर क्या आए, तुमने किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए, खानदान में फलाने के इतने थे तो तुम्हारे कैसे इतने आगे, तुमने उस जितने नंबर क्यों नहीं लिए। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आपके नंबर आए, आपके घर वालों ने क्या कहा आपको, आज आप हमें जरूर बताएं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर बताएं। पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं।
आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे क्या अच्छे नंबर आपने लिए क्या क्या नंबर गेम की तरफ हमें जाना है, क्या हम नंबर्स ही देखते रहेंगे, या आप ये बिलीव करते हैं कि आपके बच्चे को कोई ना कोई स्किल भी आनी चाहिए? एब्सोल्युटली ऐसा ही है। तो आज इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, जिसमें ना सिर्फ ये सेगमेंट बल्कि और भी बहुत से इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। अरे हर कसम उस वक्त की मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के जेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला। 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। आज का शो एक म्यूजिकल शो है। अनोखा लाडला। तो फाइनली आज ये हमारे साथ है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं हैपनिंग। आपके प्रोग्राम में आना तो वैसे ही बहुत ही मजे का लगता है। कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी नॉर्वे। मोहब्बतें मिलने लगी। इस वक्त इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर। वेरी गुड वे टू माई कैथारसिस एज वेल। बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है। कदी रोवी लंघ जावे 1 साल तक तो चैलेंजिंग था। या डडी आतश लाई सितारों का जहां। फसाना अपनी है कहानी, सबको है सुनानी अपनी जुबानी। एक है अदाकार, दूजा बेकार, तीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार। अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए। अंदर तशरीफ लाइए। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आप तो खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ।
चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं, ये पानी ही है बेटा। बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है? डूबा उभरा उभरा डूबा उलझा सुलझा डूबा आइए आइए आ जाओ। बेड़ा का छोटा है, धड़पी हाथ से धड़ा। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में। आपको कहेंगे एक मिनट ना डिस्क्लेमर देने दो कि स्टूडियो में कुछ नहीं है, जो हम ब्रेक से पहले कर रहे थे। सबीन को हम थोड़ा सा तंग कर रहे थे। इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं, हाँ मैंने कहा वो एंड पे भी मैंने किया ना, लोग कहेंगे शायद सबीन को तंग नहीं। वैसे देखिए ऐसी जिन्नात तो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी तो उसमें कोई हाँ वो तो जेंडर पे क्यों आती हो? सीधा सीधा जिन पूरा कहो ना। जिन्नात का जिक्र किया गया है ना, तो जिन्नात मतलब आप जब एक्सप्लेन करते हैं कोई ऐसी, तो आप जिन्नात की बात करो। तो खैर हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में हम इसका एक सेगमेंट भी जरूर रखें कि क्या असरात होते हैं और ऐसे लोगों को कैसे पता चल जाता है, या क्या और अगर लोगों के अंदर कोई ऐसी वो चीज हो तो फिर कैसे पता चलता है। हाँ, तो ये हम जरा अगले हफ्ते इसका टॉपिक रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। Okay, what's that? नहीं, आपके इंटरेस्ट का तो नहीं है ऑब्वियसली। नहीं, जरूरी तो नहीं है कि टॉपिक ऐसा हो जो मैं इंटरेस्ट करना भी हो सकता है। What's that? बट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जब अपने हाथों की खूबसूरती, हम कहते हैं ना हमारे हाथ बड़े प्यारे लगने चाहिए। खैर जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनके लिए तो शायद बड़ा ही मुश्किल होता है हाथों को ठीक रखना, लाइक मी, बिकॉज आपके हाथ टैन हो जाते हैं, आप जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है और ख्याल रखना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट सही बात है। उसमें बेहतर ये होता है कि आप मैनीक्योर पेडिक्योर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन आपने नोट किया कि आप मैनीक्योर अगर करवा भी लेते हैं तो उसके बावजूद हम ये देख रहे होते हैं कि मैं नेल्स तब तक हमारे हाथ तब तक प्यारे नहीं लग रहे होते जब तक उस पर प्यारा सा नेल आर्ट ना हुआ। तो आज हम बात करेंगे नेल आर्ट के बारे में। क्या ट्रेंड्स इसमें अब आ चुके हैं, बिकॉज इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस आ रही होती हैं, इतने प्यारे प्यारे नेल्स होते हैं। मैं कहूँगी कि वो लोग इतने टैलेंटेड होते हैं जो कि इतना डिटेल्ड वर्क करते हैं, बिकॉज एक नाखून के ऊपर वैसे एक नेल पेंट सही से लग जाए वो बड़ी बात होती है, बट उसके ऊपर एक आर्ट वर्क क्रिएट करना ये वाकई एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी देखेंगे जो लोग बहुत जल्दी में होते हैं वो क्या कर सकते हैं। जैसे फौरन से किसी इवेंट पे जाना है, फौरन से किसी ऐसे इनविटेशन आ गया है कि जहाँ पे वो चाह रही हैं कि फौरन से नेल आर्ट करवा के चली जाएं, तो नेल आर्ट इट टेक्स टाइम, इजंट इट? एग्जैक्ट, मतलब मुझे लगता है कि टाइम लगता है, बिकॉज आप एक सिंपल नेल पेंट लगवा रहे होते हैं सैलून में तो वो अच्छा खासा एक टाइम आपके लिए लेती है। ये कोट वो कोट मतलब 3-4 तो कोट्स होते हैं, वरना अदरवाइज वो जो नीटनेस है वो नजर नहीं आ रही होती, आपके हाथ पैर लग रहे होते हैं। लेकिन
पहले दब खड़ब्बा का मतलब मैं आपसे खैर बाद में पूछ लूंगी ब्रेक में, और तो उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी इसका क्या मतलब होता है। बट एक मिनट आप हमें बताएं दब खड़बे का मतलब क्या होता है। बट एनी हाउ थोड़ा सा सोल्यूशन ये भी यार निकालने की कोशिश करिए, जो लोग मेरे जैसे जो कि नाखून खा लेते हैं या नाखून बहुत छोटे रख रहे होते हैं, चबाना भी कह सकती थी, ये देखें, तोड़ना भी कह सकती थी, खाना जरूरी नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग खाते भी हैं ना, चबाते को तोड़ के फेंक देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। हाँ ये भी है, लेकिन कुछ लोग खाते भी हैं, बता रही हूँ मैं आपको, सच्ची बता रही हूँ। तो ये वो लोग क्या कर सकते हैं। आज बात करते हैं, हमारे पास जी मौजूद है आज नेल आर्टिस्ट है सानिया फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सानिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सानिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक नेल पेंट लगाना बड़ा मुश्किल होता है, तो नेल आर्ट क्रिएट करना आपको सीखने में बहुत वक्त लगा होगा। एक्चुअली इट इज़ सेल्फ टॉट, क्योंकि जिनको शौक होता है आई थिंक वो सीख ही लेते हैं, और मुझे शौक था तो कर कर करके मुझे आ गया। बट ये वाकई बहुत बारीक काम है एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत टाइम लगता है। बट इसका ये सोल्यूशन भी है कि प्रेस ऑन नेल्स, ये होता है कि मैं नेल डिज़ाइन करके आई जस्ट पैक इट और फिर मैं कस्टमर के घर तक भेज देती हूँ। और वो जैसे आपकी तरह जो भी बिजी लोग हैं या नेल बाइटिंग वाले लोग हैं, वो लिटरली वो गाड़ी में बैठ के भी नेल्स लगा सकते हैं। दे आर सो इजी एंड क्विकली डन। ओके, मतलब बैठे बैठे वो नेल लगा लेते हैं, बैठे और कोई नेल्स लगा मसला नहीं होता। एंड दे आर कस्टमाइज्ड टू योर साइज, तो फिर वो बिल्कुल सैलून लुक आती है एंड यू आर ऑलवेज रेडी फॉर अ फंक्शन। जैसे हम कभी जाते हैं ना किसी शॉप पर, हम से देखते हैं साइज ना स्मॉल मीडियम लार्ज, तो क्या इसमें नेल्स में भी ये होता है? नेल्स में भी साइजेस होते हैं, और इट इज इवन स्मॉल मीडियम लार्ज से भी ज्यादा इंट्रिकेट साइजेस होते हैं। लाइक देयर आर नंबर्स, तो फिर मैं हमेशा नोटपैड में अपने लिखा होता है पर्सन का नाम, थंब का 0 साइज है, इंडेक्स फिंगर का 1 साइज है, तो दे आर वेरी कस्टमाइज्ड। नॉर्मली वैसे क्या साइज होता है जो कि आप होता है ना एक साइज जो कि आपको लगता है कि अच्छा ये ज्यादा लोगों के इस्तेमाल में आ जाता है, व्हाट इज दैट साइज ऑफ नेल? या नहीं ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आई यूजुअली टेक अ पिक्चर ऑफ दैट पर्सनस हैंड, तो फिर आई जज के इसके नेल बेड्स वाइड हैं, थिन हैं, तो यूजुअली 2 कैटेगरीज में कर लेती हूँ, ऑन द थिनर साइड और ऑन द वाइडर साइड। फिर उसके हिसाब से मुझे पता है कि मुझे थिनर साइड वाले नेल्स बनाने या वाइडर साइड वाले नेल्स बनाने। बट यूजुअली ईच नेल, हर किसी के दोनों हाथों के भी नेल डिफरेंट हो सकते हैं, तो इट्स वेरी लाइक पर्सनलाइज्ड टू दैट कस्टमर। फिर तो आपके पास बहुत सी वैरायटी होगी। यस। आपके नेल का साइज कभी आपने चेक किया? मैं वही बता रही थी कि जो मेरे जैसे लोग हैं वो इनके ऊपर नेल आर्ट क्रिएट करने वाला भी परेशान हो जाएगा कि हम कहाँ क्रिएट करें, वो तो गोश्त के ऊपर ही जा रहा है। सोल्यूशन तो होगा ना? नहीं, मेरा ख्याल है मैं कोई सोल्यूशन होगा। मैं जरा उनके पास जाती हूँ, जरा वैरायटी भी देखते हैं, साथ साथ एट द सेम टाइम देखते हैं कि मेरे लिए क्या आज हो सकता है यहाँ पे, मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि बड़े परेशान होते हैं कि वो क्या करें जी, हम ना नेल बड़े रख पाते क्योंकि हमारे नेल्स टूट जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो सानिया ये है जी मेरे हाथ, बिल्कुल जाहिर है हमारे पास जो है ना सब लोगों के लिए सोल्यूशन है। ओके, सो अगर आप ये देखें ना, दीज आर लाइक रेडीमेड नेल्स, ये मैंने घर से बनाए हुए हैं एंड दे आर हेयर। ओके, जबरदस्त। अच्छा, ये नेल जो हमें ट्रांसपेरेंट मिल रहा होता है, बिल्कुल कलर वो था, बट आपने इसके ऊपर खुद से क्रिएट कर दिया और आपने रख दिए। ये प्रेस ऑन नेल्स दीज आर प्रेस ऑन नेल्स। ओके, और ये कितने टाइम तक स्टे करते हैं? ये डिपेंड अपॉन योर यूजेज। एक्चुअली दीज आर नमाज फ्रेंडली टू। अगर दीज एक टैब्स होते हैं, उनसे अगर आप ये नेल्स लगाते हैं ना, तो यू कैन टेक देम ऑफ फॉर नमाज, वजू किया, नमाज पढ़ी, यू कैन पुट देम ऑन अगेन। ओके, तो मेरे ख्याल है मैं इसको एक्सपेरिमेंट शुरू सब करें। प्लीज अब कमेंट्री आप साथ साथ करें। मैं कमेंट्री साथ साथ करता हूँ। ये सबीन के हाथ हैं। ऐसी टोल्ड यू आप जी इनको मेरे हाथ वाकई मैंने कसम का बता दूं। और इसमें सिर्फ 5 उंगलियां हैं मेरे हाथ, और इसमें 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। एक अंगूठा ओह वाओ, तो 5। अब इसमें नेल्स लग जाएंगे 5। इस पे अब 5 नेल्स लग जाएंगे। अच्छा, अब इसमें वाइडर वाली लगते हैं या दूसरे लग रहे हैं? नहीं, ये फाइल भी करी है वैसे अभी। ओह, ये तो गए मेरे नाखून। नहीं, इनसे कुछ नहीं होता। ओके, ये सिर्फ आई थिंक आपने रफ किया ताकि चिपक जाए। या फॉर लाइक जितनी सरफेस रफ होती है उतना अच्छा कोई भी ग्लू स्टिक करती है इसके ऊपर। डज दैट मीन कि जब बाद में ये उतारेंगे तो वो नेल फिर रफ रहेंगे? नहीं, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग ग्लू जो कि एल्फी की तरह होती है। दीज आर टैब्स। ओके, दिस इज लाइक डबल टेप बट फॉर नेल्स। ओके, तो ये इस तरह से नेल की हेल्थ के लिए देयर फ्रेंडली। अच्छा, ये इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में? देयर इजीली अवेलेबल, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं खुद देती हूँ। ओके, नहीं, अच्छा, इनको जब आप उतारते हैं तो लोग अक्सर नहीं करा, जैसे एक्रेलिक की बात की, जब लोग नहीं करवा रहे होते कि आपके नेल्स बहुत रफ कर दिए जाते हैं, उससे नेल्स बहुत खराब होते हैं, तो क्या इससे भी होते हैं? नहीं, प्रेस ऑन नेल्स का यही फायदा है कि इससे जो है नेल्स खराब नहीं होते, क्योंकि ये अगर आप ये देखें तो ये दिस इज नॉट लाइक एक्रेलिक के जैसा प्रोसेस। एक्रेलिक का प्रोसेस होता है वो जो बंदा कर रहा है उसके लिए भी हार्मफुल है क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक्स हैं, लेकिन ये जो है दिस इज लाइक आप इजीली जो है
इसको किसी भी घर टाइम में बैठे आप लगाएं और लगा उतारेंगे सकते तो योर नेल की नेचुरल हेल्थ बिल्कुल भी नहीं खराब सही। होगी। तो अभी हमने बेसिकली एक नेल्स के नीचे एक टेप सी होती है, उसको लगाया, उसके ऊपर से उसको कवर उतारा। हाँ, ये तो बहुत ही स्टिकी है। ओके, तो टेप है उसके ना? ऊपर यस नेल लगा लिया। ओह, ये तो बहुत That's it. आसान है। दैट्स इट। यस ओह माय गॉड, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। यानी ये तो आपने मुझे नया एक सोल्यूशन बता दिया। और Exactly. ऑब्वियसली अच्छा, बहुत रियल भी लग रहा है। हम जैसे लोग जो बिकॉज दे हैं, कस्टमाइज्ड टू योर साइजेस। वैसे ये अभी भी मुझे लगता है कि इससे अच्छा, इससे भी छोटे साइज में हाँ, आता है। आपका जो भी कस्टमाइज साइज होगा। और मजे की बात है, Okay. मुझे शादी के ऑर्डर्स आते हैं। अब जैसे शादी की कस्टमाइजेशन होते हैं, लड़कियां रखवाती हैं नाम लड़के का हाथ में, तो आई हैव रिटन नेल पे नाम कि इसकी दुल्हन, उसकी दुल्हन। दिस इज लाइक इस लेवल की कस्टमाइजेशन हो लेकिन सकती सानिया, वो है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता एक छोटे से Yeah, नेल but के ऊपर एक पूरा नाम आई कैन add डू करना। दैट, मैं वो कर अगर सकती नाम हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो तो फिर तो क्या फिर भी करें? लिखा जाता है। फिर भी लिखा जाता है। Okay. जितना बड़ा मैं लाइक वो लास्ट फिर टाइम थोड़ा उसका छोटा सा half part use हो हाफ जाता है ना? पार्ट उसका यूज कर सकते हैं। नहीं, वो पूरा यूज हो सकता है। ओके, ओके, इतना बारीक मैं लिख सकती हूँ। सही। लास्ट टाइम आई रोट लाइक एक बहुत लंबा नाम सही। था, वो लिखा मैंने और साथ उसके ये भी लिखा की दुल्हन। ओ, की दुल्हन भी आपने दुल्हन add भी कर- है। हालांकि किया। वाह भाई वाह। लिखने की जरूरत तो नहीं थी, मतलब पता चल रहा होता है उसी की दुल्हन है। हाँ, वैसे मुझे ये ट्रेंड आज तक नहीं समझ आई, दुपट्टों के ऊपर लिखा हुआ होता है। चलो, मैं अच्छा, हिंदी की चलो, समझ किसी को आती पसंद है ना, अपनी चॉइस है ना सबीन उनकी। मैं भी तो अपनी एक ख्वाहिश नहीं, अपनी एक अपनी choice- राय का इजहार कर रही अपनी हो। राय का इजहार कर रही हूँ ना। ख्वाहिश का इजहार। नहीं, ख्वाहिश ही नहीं है ऐसी। ख्वाहिश पूरी हो गई है ना। थी भी नहीं ऐसी वाली कोई कि दुपट्टों पे लिखवाना एंड ऑल दैट। मुझे लगता है कि कीप थिंग्स सिंपल। तो वो अच्छा, हाँ, जिसको पसंद ये है भी उसको होता है ना पसंद कि है। किसी एक ने स्टार्ट किया, वो ट्रेंड बन जाता है, बस सब लोग कॉपी करते हैं सब फिर। कॉपी कर रहे होते अदरवाइज हैं की और- रिक्वायरमेंट नहीं और होती। बाज़ वक़्त नहीं भी अच्छा लग रहा होता है। मैं सच्ची बात बताऊं, कोई गैदरिंग ऐसी होती है या एनीहाउ। अच्छा, इसमें मैं लेट मी ऐड वन थिंग एज वेल कि अक्सर लोग करते हैं ना बर्थडे पार्टीज में, वो केक पे भी लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, उसके ऊपर टॉपर भी लगा होता है हैप्पी बर्थडे का, पीछे भी लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, सैश भी पहनी होती है हैप्पी बर्थडे। मैं कहता हूं ओके फाइन, केक काट रहे, हैप्पी बर्थडे हो गई ना। अच्छा, ये सारे आपके पास प्रेस ऑन नेल्स हैं? These are all press on nails. नहीं, एक वो कील वाले भी हैं, सभी लोग कील लगाते हैं ऊपर। साथ साथ वो मेरा ख्याल है आपको खूब आना चाहिए ये इनके। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जिनका सफ़र बड़ा ही शानदार, यूँ तो डिफरेंट डोमेन में उन्होंने काम किया। नहीं, अगर बैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे 20-21 साल का माशा तजुर्बा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर के तौर पे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है और उसमें लोगों को ट्रेन भी किया है। जब ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, हर प्रोफेशन में ट्रेनिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्सेल करने में, आपको ग्रो करने में, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उन्होंने एक इदारे की बुनियाद भी रखी, मस्तैंग उसका नाम है। अच्छा, उससे हमें ये हमने पूछा भी कि अच्छा क्यों, तो मस्तूंग कैडेट कॉलेज से उन्होंने चूँकि तालीम भी हासिल की, फिर आगे बढ़ते गए, फिर बैंकिंग। अपने इदारे का नाम। हाँ, तो वाई मस्तैंग, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग नाम है। सैयद गजनफर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे आपकी मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। मस्तैंग क्या है? देयर आर टू एफिलिएशंस विद इट। एक तो ये कि मैं खुद हॉर्स राइडर रहा, ओके, फ्रॉम क्लास 4th टिल 12th, नेज़ाबाजी वगैरह और ये वो सब कुछ। पैरेलली जो कैडेट कॉलेज मस्तूंग के स्टूडेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड मस्टैंग्स। ओके, ठीक, जैसे गैलियंस लॉरेंस कॉलेज गोड़ा गली के, बिल्कुल ठीक है। रावियंस जीसी के, तो इस तरह दे आर कॉल्ड मस्टैंग्स। तो एक एफिलिएशन विद कैडेट कॉलेज प्लस एक पैशन फॉर हॉर्सेस और उनके साथ एक जो टाइम गुजरा हुआ, तो उसके साथ आपकी अपनी थीम फॉर ट्रेनिंग कि आप क्यों समझते हैं कि ये चीज़ को इस तरह से अगर आप प्रेजेंट करें, तो दे आर सम थीम्स यू नो कि जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ चल रही होती है। सिंस आई वाज इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग माई सेल्फ एज अ ट्रेनर, और फिर उसमें ये क्वालिफिकेशन फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये उसी प्रोसेस का हिस्सा था। ओके, दैट्स ग्रेट। और देन दिस मस्टैंग इज द थीम बिहाइंड इज कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड हैज़ बीन गिवन विद सम यूनिक टैलेंट। वो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, और हम अमूमन उसकी कोशिश नहीं करते उसको ढूंढने की कि मैं किस चीज़ में टैलेंटेड हूँ, व्हाट आर माई पैशंस, यू नो, कोई शौक़ है कि नहीं है, विशफुल थिंकिंग है, क्या है, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। इफ़ योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, दैट वुड बी एन आइडियल सिचुएशन। तो इसकी तरफ हम जो है ट्रेनिंग्स भी देते हैं,
रिट्रीट भी करते हैं और लेक्चर्स भी हैं। तो ये हमारी एक काविश है। अच्छा, मेन थीम्स क्या होती हैं आपकी? सॉरी, थीम आपने क्या रखी है, किन चीज़ों पे ट्रेनिंग्स होती हम हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सही। हम इसके ऊपर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, इनके ऊपर ट्रेनिंग्स देते हैं। एम्पैथी, अभी रिसेंटली हम लोग ट्रेनिंग्स कुछ गवर्नमेंट इदारे हैं जिनके साथ ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल सॉफ्ट रिलेटेड स्किल्स हम इनके ऊपर जो और ट्रेनिंग किसको देते हैं आप? डिफरेंट इदारों, कॉर्पोरेट सेक्टर? यस, इदारे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, स्कूल्स हैं। लाइक FIFSD फौजी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट का एक इदारा है जो कि स्किल डेवलपमेंट में काम करता है। तो वहाँ पर हम रोज मॉर्निंग लेक्चर के एक वहाँ से ओपनिंग होती है। तो सर काफ़ी इदारे हैं जो कि आपसे कांटेक्ट करते हैं सो दैट वो अपने स्टाफ को या अपने स्टूडेंट्स या अपने बच्चों को, टीम को अपनी ट्रेन करवा सकें। यस, बिकॉज कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट? सो कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि अभी वहाँ पे एक कैरेक्टर बिल्डिंग का आप पार्ट क्लियर कर सकते हैं। हम अपने माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रखते हैं, मुख्तलिफ बिलीव्स, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ अटैच कर देते हैं। लाइक खुशी को पैसे के साथ जोड़ देते हैं, पैसे को इज्जत के साथ जोड़ देते हैं, यू नो। खुशी को पैसे के साथ जोड़ना बुराई नहीं है। नहीं, इसमें बुराई कोई नहीं है, बट इट अंटिल पैसा नहीं आएगा तो आप खुश नहीं रह पा रहे होंगे। एग्जैक्टली, यू नो, दैट्स अ बुराई। एंड देन आपके पास पैसा है तो आप वो कर सकते हैं जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं। यस, पैरेलली यू विल सी कि एक आदमी है जो कि उदास हो रहा है किसी को देख के कि यार गाड़ी में जा रहा है, मेरे पास नहीं है, लेकिन एक गाड़ी वाला देख रहा है किसी बंदे को जो कि मोटरसाइकिल पे 4 बच्चे बिठा रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं अयूब पार्क से निकलते हुए, यू नो। सो इट मीन्स कि खुशी पैसे से लिंक नहीं है, राइट? लेकिन अगर हम उसको अटैच कर दें उसके साथ तो अनटिल लेस पैसा नहीं आ रहा तो खुश नहीं रह पा रहे। वो एक फैक्टर जरूर हो सकता है लेकिन वो सब पे हावी नहीं हो सकता। यस, इट्स अ डिफरेंट। मिसाल के तौर पे पैसा इज अ वैल्यू, राइट? एंड हैप्पीनेस इज एन इमोशन। सो यू आर कनेक्टिंग रॉन्ग इमोशन टू अ रॉन्ग थिंग, जबकि वो एक अलग उसका एक सिनेरियो है। ओके, सो दैट्स हाउ वी कीप कंफ्यूजिंग आवर माइंड समटाइम्स, व्हिच स्टार्ट्स बिकमिंग हर्डल फॉर आवर ओन ग्रोथ। एंड हाउ डू यू ट्रेन? इसमें NLP का रोल क्या होता है? सी, जैसे अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपसे बात डिस्कस की, ये थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ी सी हल्की सी सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं क्लैरिटी आ रही होगी। यू माइट बी हैविंग सम क्वेश्चंस इन योर माइंड राइट नाउ। सो हम उनको जब कॉन्सेप्चुअल चीज़ को ट्रेन करते हैं एंड उनको इस चीज़ को बताते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं वाइल द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, सो एटलीस्ट दे गेट टू नो। लेटर ऑन अगर आपको पता ही नहीं है तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको पता है और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो शायद किसी दिन शुरू कर दें, यू नो। सो देयर इज़ अ चांस। तो हम उस चीज़ के ऊपर बच्चों को भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि एनहांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ आप कॉर्पोरेट या अपनी जॉब के एस्पेक्ट में ना देखें, आप देखें कि आप घर में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब आजकल पेरेंटिंग की बहुत ज़्यादा बात होती है, डिस्कशंस है। ये बेसिकली आर फेलियर है, राइट? सही बात है। दैट इज सो अनटिल वी विल बी थिंकिंग कि दिस इज नॉट थिंकिंग इन अ वे कि दिस इज आर फेलियर और हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चा क्यों नहीं बदल रहा, यू नो। सो दिस इज अ प्रोसेस रॉन्ग। वही अगेन, यू नो, उसका सोल्यूशन किसी और तरफ, किसी और एस्पेक्ट में होता है, बट वी कीप लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट। अब मौजूद हट जाएंगे, लेकिन हम एज अ पेरेंट फेल क्यों हुए? क्योंकि हमने उनके सामने एज अ गुड एग्जाम्पल्स उनको दिखाया नहीं अपने आप को, ठीक? हम देख रहे हैं मोबाइल उनके सामने और उनको कहते हैं कि मत देखो, यू नो। सो ये वो वाली छोटी छोटी चीज़ें जो आप बहुत इनिशियली स्टेज से निगलेक्ट कर रहे होते हैं। सही। और बच्चे के फर्स्ट 7 years आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसी टाइम पे हम सोच रहे होते हैं कि इसको क्या समझ है, हमारे घर में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि छोटा बच्चा जब आप उससे बात शुरू करते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ कितनी हाई होती हैं कि आप जिस ज़ुबान में उस बच्चे के साथ बात करना शुरू करते हैं वो कुछ मंथ्स में वही ज़ुबान में बात समझना शुरू कर देता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो उसी ज़ुबान में कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। कोई भी ज़ुबान सीखना किसी बड़े इंसान के लिए भी जस्ट इमेजिन वो कितना मुश्किल काम है। तो सोचे कि वो बच्चा कितना ऑब्जर्व करता है, कुछ मंथ्स का बच्चा से वो कितना ऑब्जर्व करता है और उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ कितनी हाई होती हैं। और हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा इसको क्या समझ है, और वही शोर शराबा घर में या वही लड़ाई झगड़े और फिर हम कहते हैं कि विद इन मतलब
चार 5 महीने के बच्चे को देखें कि वो रोता है फोन के लिए कि उसके कार्टून लगे हुए हैं उसके सामने, जी, 6 महीने का बच्चा, कि भाई कार्टून उसके सामने लगे, फोन उसके सामने हो, या अम्मा फोन पे बात करिए तो वो रोना शुरू के फोन मुझे दे दें, क्यों? हाँ क्योंकि उसके सामने वो फोन इस्तेमाल किया जा रहा जी, है, बिल्कुल। तो इस वजह से उसकी अटेंशन या उसको भी एडिक्शन हो गई है। ही इज लर्निंग दैट। और बच्चे तो शुरू में दे डोंट लर्न बाय टेलिंग देम, दे लर्न बाय वाचिंग, राइट। और इसकी लॉजिकल रीज़न ये कि हम आजकल भी जो नॉर्मली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं डे टू डे, वी लिव 90 to 95% विद योर सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, वट एवर यू कॉल इट। एंड जो बच्चे हैं वो उनकी इनिशियल स्टेज जो 7 years तक वो दे लिव विद देयर सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो है दैट इज़ अंडर डेवलपमेंट, वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ। तो इसी के साथ ही आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है। अगर वो शुरू में ही उसके अंदर कुछ, आप मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चों में इनिशियल स्टेज में एज ऑफ लर्निंग को पेंशन करते हैं, ठीक, सो उनका एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ वुड बी ऑलवेज फॉर लर्निंग। वेरी ट्रू। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, ताकि आप कभी भी किसी जगह भी किसी लेवल पे भी स्टक ना हो, यू कीप ग्रोइंग। That's true. Unless you will stop learning, ठीक, जो कि फिर डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जहाँ पे आपने सीखना छोड़ दिया वहाँ से तो आप ख़त्म हो गए। जी बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो कि आपकी ट्रेनिंग का ज़्यादा फोकस भी होता है, बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि सम PhD डॉक्टर्स एज वेल अपने प्रोफेशन में बड़ा अच्छा वो एक्सेल कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों से कम्युनिकेशन में उनका बहुत इशू आ रहा होता है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे होते। चूँकि आप ट्रेनिंग कराते हैं, थोड़ा सा टिप्स दें आज हमारे नाज़रीन को। अच्छा, व्हाट आर दोज टिप्स जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन बेहतर कर पाते हैं? See, I've been trained in a very orthodox style. I've been in cadet college, मेरे ऊपर कुछ टीचर्स ने डिबेट्स में, तकरीरों में इधर उधर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जाया करते थे, कैडेट कॉलेज कोहाट और मुख्तलिफ कैडेट कॉलेज पिटारो। खैर, तो वहाँ पर हम लोग जो हैं इनाम भी और प्राइसेस कैडेट कॉलेज वगैरह के लिए, लेकिन इस दरमियान में एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता था, वो तो तकरीरों के स्टाइल में होता था। बट इफ़ यू गिव मी अ चांस, मैं एक चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दूँ। एक तकरीर थी इन कैडेट कॉलेज पिटारो, तो उसका टॉपिक था व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। उसमें अब हमारा प्रैक्टिस कैसे होती थी कि पहले रटा लगता था उस चीज़ को ना, वो रटा लग रहा है और वो इतना टफ रटा होता था कि दिमाग में नहीं चलना चाहिए, वो ज़ुबान से निकलना चाहिए। ओके। उसकी एग्जांपल मैं भी आपको दे देता हूँ कि एक पोइम थी इंग्लिश की कि On the steering seat in my sleek car, my dream is driving to a city bar. The street is lonely, left by night, and billboards come across my weary sight. Every picture, every written puts humanity in doubt, and all looks wet with drizzling tears from clouds. I see a young man carrying Kalashnikov and a girl grow old with a dowry low. A vampire sucking his laborer's blood on a boat. I see a corruption flood. There I see a cornered child crying at city's brink. Here I find the poet's image as if he speaks of man. That much it grieved of my heart to think what man has made of man. Wow. ये तो पूरा रटा हुआ है। ये अब आई थिंक 9th क्लास का है। ओके, ठीक है। लेकिन जब ये डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है तो अब इसमें आप स्टाइल डाल रहे हैं, आप प्रैक्टिस डाल रहे हैं, आप एक्शंस डाल रहे हैं। कि पहली लाइन आ रही है कि ऑन द स्टीयरिंग सीट इन माय स्लीक कार, माय ड्रीम इज ड्राइविंग टू अ सिटी बार, द स्ट्रीट इज लोनली, लेफ्ट बाय नाइट। अब आप उसमें एक्सप्रेशंस डाल रहे हैं और सारा फिर एक, नाउ यू प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ मिरर। Okay. And then you see what suits you the best. You know, so you evolve your own style rather copying someone's style. All right. Does that mean कि अगर आपने किसी से मुलाकात करने जाना है, फॉर एग्जांपल अपने बॉस के पास जाना है और आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक है और आप शायद अपना केस सही तरह प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे या somehow किसी भी सिचुएशन में, तो क्या आप पहले पूरा लिखकर प्रैक्टिस करें? जी, I'll tell you something. There is something called talent, something called skill. Both are different. Anything जिसके साथ आपने skill का word जोड़ दिया, that can be learned. Okay? And with the practice, you can perfect it. Or at least bring it to the higher level. ये skill होती है। मिसाल के तौर पे मैं भी जा रहा हूँ और मैंने आपसे मिलने आना है, सही? और मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, say अस्सलाम। I got 3 expressions. Right. And I feel which one suits me. Okay. ठीक, अगर ये चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं इम्प्रूव हो जाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल।
ओके, तो आप ट्रेनिंग में लोगों को ये बताते हैं कि आपने ये करना है या आप थोड़ा सा हम प्रैक्टिस उनसे भी करवाते भी हैं, ठीक है। और उनको ये हेजिटेशन होती है, वो कहते हैं लॉट्स ऑफ ड्रीम्स डाई ड्यू टू हेजिटेशन, कि आप करते नहीं, करना चाह रहे हैं। और ऑलरेडी दे आर सम पब्लिक फोरम्स ऑल्सो, जैसे टोस्ट मास्टर क्लब एक फोरम है जो कि पब्लिक स्पीकिंग को बच्चे वहाँ पे मेंबर बनते हैं, दे गेट अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, टू एनहांस देयर vocal abilities, their body languages, their word. सॉरी, प्लेटफॉर्म द्वारा बताइएगा। Toastmaster Club. Toastmaster Club. Yes. Okay. Islamabad International Toastmaster Club. Okay. ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। ओके, तो इसमें लोग इनरोल हो जाते हैं और फिर उनको चांस मिलता रहता है और वो करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। दे प्रैक्टिस एंड उनके सिस्टम है, लेवल्स हैं, एक प्रॉपर एक फोरम है। सही। जी। That's great. और NLP को भी आप इसमें इसी तरह इंकॉर्पोरेट करते हैं? See, NLP is now your quality of your life is directly linked with your mental state, directly proportional, right? So, with the NLP point of view, our training programs are designed with that concept. Okay. You basically understand the concept of why you act like that. ठीक है, मतलब अभी मिसाल के तौर पे आप अक्सर हम कुछ भूलते हैं तो हम कहते हैं यार क्या था, राइट? नाउ दिस इज अ ट्रिक, योर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी इज वेरी स्मार्ट, राइट? तो होता ये है कि द मोमेंट यू reduce the intensity of light in front of your eyes, you get a chance to shut your conscious mind, jump to your unconscious mind, look for that memory कि वो क्या था, लेकिन वो आप सोचते नहीं कि हाथ इधर जाए, लेकिन चला। सो दिस सेल्फ अवेयरनेस कम्स अलोंग विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं NLP के साथ। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज हमारी यंगस्टर्स की अगर मैं मेनली बात करूं तो उनको भी बहुत ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन पे काम करें। एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बात शोएब आपने पॉइंट आउट की कि लोगों के पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है, वो बड़े लायक हैं, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, अपना एक और अपनी एक पर्सनालिटी वो डेवलप नहीं कर पा रहे होते। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की ट्रेनिंग्स जो है वो ली जाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला। 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। क्या चौधरियों और मलकों को अपने असल खानदानी जवाहिर भूल गए?
पहली शादी तुम्हारी मापारा से ही होगी। सारी बातें वक्त से पहले भाप लेती हूँ। घूम नहीं झूम होता है वैसे। कहते हैं खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है हार्ट अटैक, दैट टू इन यंगर पॉपुलेशन। और आजकल ऐसी खबरें भी काफी ज्यादा आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि हमारी, क्योंकि हम पहले तो एक एज रखी होती थी ना कि जी वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनके ख्याल रखे जाए क्योंकि हार्ट वीक हो गया है, हार्ट अटैक का खदशा बढ़ जाता है। बट अब अगर देखा जाए तो शुएब काफ़ी यंग हमारी जो जनरेशन है उनमें हम हार्ट अटैक के केसेस देख रहे हैं। और ऐसे भी ऐसी वीडियोस जिसमें देखें कोई ऐसा सिम्टम नहीं फील होता, कोई दर्द नहीं, डायरेक्ट हार्ट अटैक एंड डेथ ऐसे हो जाती है। तो आज इस मौजू पे बात भी करते हैं कि क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि सडन हार्ट अटैक एंड डेथ। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नासिर गर्देजी साहब, उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत ऐसी वीडियोस देखी हैं, रिसेंट एक टीचर की वीडियो भी सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पर कि वो क्लास में पढ़ा रहे थे और सडन हार्ट अटैक एंड ही डाइड एट द स्पॉट। इसी तरह बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि अचानक से इतनी सिवियर आपको हार्ट अटैक होता है कि आपकी डेथ हो जाती है, हालांकि पहले कोई आपके स्टंट नहीं डला हुआ, आप कोई ऐसे ही ऐसा आर्जा नहीं है, सिम्टम्स भी नहीं है। इसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है जो आपने आज उस पर डिस्कशन होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। तो ये इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एक पहले से कंसेप्ट होता था कि एक एज आएगी, उसके बाद मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हार्ट के होंगे, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, जेनेटिक्स के इश्यूज़ हैं। तो वहाँ पे हम समझते थे कि एज के बाद हार्ट अटैक आना पेशेंट को, और एक्सपेक्टेड जिस तरह जिसको कहते हैं ना कि हार्ट अटैक आना। तो आजकल क्योंकि यंग पॉपुलेशन में भी जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक टीचर के लेक्चर के दौरान उनको हार्ट की तकलीफ़ होती है तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये रीज़न है प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी वक्त से पहले हार्ट अटैक आने की। उसकी वजूहत भी बहुत मुख्तलिफ हैं, जो अब न्यूअर रिस्क फैक्टर्स या उनको नॉवल रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो कि कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर से वो मुख्तलिफ हैं। और उसमें ख़ास तौर पे तो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जो है, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर जो फैमिलीज़ में रन करता है, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, डाइट पैटर्न्स के अंदर जो चेंजेस आ गई हैं। इसके अलावा कुछ नॉवल रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनमें लाइपोप्रोटीन्स, ये भी एक ख़ास किस्म का कोलेस्ट्रॉल की टाइप ही है। हाई सेंसिटिविटी CRPs हैं, उसके अंदर होमोसिस्टीन लेवल्स हैं। फिर इसके अलावा फिब्रिनोजेन लेवल है। कुछ जीन म्यूटेशंस भी हैं, आपकी जेनेटिक्स के अंदर चेंजेस भी आई हैं, उसकी वजह से भी वक्त से पहले हार्ट अटैक हो सकता है। प्लस जो है जेनेटिक्स से हट के एपीजेनेटिक्स, यानी जो आपके बिहेवियर्स हैं लाइफ के बारे में, यानी हम वक्त पे सो नहीं रहे, वक्त पे खा नहीं रहे, डाइट के, खाने पीने के, लाइफस्टाइल पूरे पैटर्न्स ही चेंज हो गए, एपीजेनेटिक्स वो भी चेंज हुई है। ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है वक्त से पहले हार्ट अटैक आने का। सही। डॉक्टर साहब, अभी ये जो सिम्टम्स होते हैं स्पेशली हमारी यंग जनरेशन, क्योंकि अभी जैसा शुरू में बात की कि वो वीडियोस ऐसी आ रही हैं हमारे सामने कि बस सडन हार्ट अटैक, क्या सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, या सिम्टम्स सिवियर नहीं होते, या क्या वाकई जो हमारी यंग जनरेशन को जो सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है? नहीं, सिम्टम्स कुदरत ने इतने वाइटल आर्गन्स, इतने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और इसके वाइटल आर्गन्स जब हैं तो उसके अंदर अल्लाह ने एक अलार्म सिस्टम भी रखा हुआ है जिसको रिकग्नाइज़ करना इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटे मोटे अलार्म होते हैं, सिम्टम्स भी आते हैं, और हम डिनाइल में रहते हैं ज़्यादातर लोग, और अपनी असेसमेंट में रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अपनी हम पेशेंट्स को भी ये एडवाइस करते हैं कि आप अपनी तसल्ली में रहने से बेहतर है कि आप डॉक्टर से चेकअप करा के डॉक्टर की तसल्ली में रहें। ठीक है। अगर वो आपको रीश्योर करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई
पैल्पिटेशंस हो रही हैं, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रही है, वक्त यानी ज़रूरत से ज़्यादा सांस फूल रहा है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे ज़्यादा आपको सांस फूल रहा है, या आपको एडीमा बॉडी के अंदर कहीं डेवलप हो रहा है, या आप अनयूजुअल यानी पहले आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी मुख्तलिफ थी, अभी आपकी मुख्तलिफ है, अगर आपकी यानी सिम्टोमेटोलॉजी आपको कुछ चेंज महसूस हो रहा है अपने अंदर, तो हमेशा एक डॉक्टर को ओपिनियन लेके अपनी असेसमेंट ज़रूर करवाएं। और क्या टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए और किस एज में कराने चाहिए? देखिए, इसमें तो सब टेस्ट सब पेशेंट्स के नहीं हो सकते, ये तो स्पेशलाइज आपने इंडिविजुअलाइज करना है पेशेंट को, इसलिए तो उसकी हिस्ट्री, उसकी एग्जामिनेशन, उसका चेकअप और उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं कि वो चीज़ें देख के आप इंडिविजुअल के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको एक सिनेरियो में लेके फिर उसकी आप टेस्ट करेंगे कि उसकी रिक्वायर्ड टेस्टिंग किस डोमेन में बनती है और आप इसको कैसे रूल आउट करेंगे कि इसका कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है इसको। हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक को ही समझ जाता है कि हार्ट अटैक एक हार्ट की बीमारी है, हालांकि हार्ट की मल्टीपल और वेल्व्स के इश्यूज अपने हैं, इसके पंप फंक्शंस के अपने हैं, इसकी इन्फेक्शन भी हो सकती है, हार्ट अटैक को लीड की तरफ लीड करते हैं आपको। जी एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या उन लोगों को, क्योंकि आपने बताया कि सबके टेस्ट या कोई जेनेरिक टेस्ट तो नहीं हो सकते, हर एक के लिहाज से आप उसको टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, अच्छा जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट अटैक की डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक से हुई हुई हैं या फिर हार्ट डिजीज़ वहाँ पर हैं, तो क्या उसमें जो यंग जनरेशन होती है उसको बगैर किसी सिम्टम के, तकलीफ के अपने टाइमली टेस्ट करवा लेने चाहिए? क्या वो भी टेस्ट डिपेंड करता है कि उनकी हिस्ट्री कैसी है फैमिली की और इसके लिहाज से आप टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और कितने टाइम के बाद या किस एज में एक प्रॉपर चेकअप होना चाहिए? जी, फैमिली हिस्ट्री तो बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है आपको वक्त से पहले हार्ट की तकलीफ होने का, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक टाइम से पहले, जिस तरह आम रूटीन में हम समझते हैं कि 40 इयर्स के बाद हार्ट की स्क्रीनिंग करें, तो ऐसे लोगों में हम सजेस्ट करते हैं वो 35 इयर्स से पहले अपनी हार्ट की स्क्रीनिंग पूरी करवाएं। उसमें फिर आप उसके लिपिड प्रोफाइल को भी देखेंगे, उसकी हार्ट की नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग पहले करके देखेंगे आप में, जिसमें एको है, ETT है, ECG है, बाकी चीज़ें करके देखेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि अगर नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग में कोई, अगर आपको रूल आउट हो जाती है कोई चीज़ आप, तो उसको तो क्लियर कर सकते हैं आप, लेकिन अगर उसमें नहीं होती तो फर्दर आप टेस्टिंग, आजकल बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिसमें इन्वेजिव स्ट्रेटजी नहीं भी है, जिस CT एंजियोग्राफी है, कार्डियक MR है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग भी आ गई जिसमें आप हार्ट को, उसकी छुपी बीमारी को असेस कर सकते हैं और वक्त से पहले उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। अब तो AI का भी बड़ा रोल आ गया इसमें कि सिंपल सी ECG को आप जिस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा उसमें क्या छुपा हुआ है जो कि विजिबल नहीं है, हार्ट कितना वीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है हार्ट अटैक की, इज इट ट्रू? देखिए, इसका इस्तेमाल तो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, लेकिन उसके साथ यही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कभी भी वो मास्क नहीं कर सकती रियल इंटेलिजेंस को। तो यानी मतलब जिस तरह ECG भी है तो हेल्प कर सकती है, हाँ, इंटरप्रिटेशन उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन उसमें अगर कोई आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं तो वो आर्टिफैक्ट्स को भी डिफरेंट तरीके से पिक करेगी, जो कि शायद रियल इंटेलिजेंस उसको एक सिनेरियो के अंदर देख के, यानी मतलब उसको जजमेंट का जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो हमेशा सुपीरियर ही रहता है। इसकी हेल्प ली जा सकती है, जाहिर सी बात है, एक मॉडर्न टूल है, उसमें लोग हेल्प लेते भी हैं। जिस तरह ECG है तो आप आजकल ECG करें तो उसमें पूरी उसकी इंटरप्रिटेशन साथ लिखी हुई आ जा सकती है। ठीक है, तो वो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ECG इंटरप्रेट करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं या प्रॉपर तरीके से उसकी इनिशियल असेसमेंट, अगर आपको लग रहा है कि कोई सस्पेक्टेड चीज़ है और ECG की इंटरप्रिटेशन भी ऐसी आ रही है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं या उसको इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उस एस्पेक्ट में इसके इस्तेमाल बिल्कुल जेन्युइन है। ऑलराइट, ऐसे कौन से सिम्टम्स अपीयर हों आप में, नो मैटर एट व्हाट एज यू आर, कि जिसमें फौरी तौर पर आपने डॉक्टर के पास जाना, नहीं हॉस्पिटल जाना है, उसमें ये नहीं करना आपने कि ओहो घबराहट हो रही तो पंखा लगा दो, AC में बिठा दो या पानी पिला दो या ये कर दो या लेटा दो या सुला दो? क्या सिम्टम्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना और वी शुड रश टू हॉस्पिटल बिकॉज इट कुड बी समथिंग जो कि आपके हार्ट से लिंक हो सकता है? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट आपने एस्पेक्ट इसका जो है हाईलाइट किया वो ये है कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, आपने उसको पहचानना है कि मैंने कब एक्ट करना है, कि मुझे कब प्रॉब्लम ऐसा है कि जब आपको, यानी हम तो रिकमेंड करते हैं कि एनी चेस्ट पेन विच इज़ मोर देन 20 मिनट्स, अगर उसके साथ उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं, कोई नाजिया, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, अगर पेन आपका बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, यानी बाजू में जा रहा है, मुंह के जबड़े में जा रहा है, बैक में जा रहा है और पेन सेटल नहीं हो रहा, और अब कोई एक्सर्शन कर रहे हैं तो उस दौरान पेन बढ़ता जा रहा है और किसी चीज़ से रिलीफ भी नहीं हो रहा, बैठने से रिलीफ नहीं हो रहा, या कोई आज मेडिकेशन भी लेते हैं उससे रिलीफ नहीं हो रहा, तो आपको फौरी इमीडिएट जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ तक जाना चाहिए। प्लस सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं है,
यानी एंजाइना इक्विवेलेंट सिम्टम्स हम उनको कहते हैं कि अगर आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको हो रही है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी जो आपको बैठे बैठाए सांस फूल रहा है, या फिर आप पहले 20 स्टेयर्स एक ही सांस में चढ़ जाते थे, अभी आप 5 स्टेयर चलते हैं तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाती है। सही। जब आपको रेसिंग ऑफ हार्ट महसूस हो जाती है, या मिसिंग बीट फील होती है आपको, या आपको ऐसी यानी हार्ट बीट तेज़ होती है जिसके साथ आपको सिंकपल अटैक होता है, तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स हो सकते हैं कार्डियक। इसमें आपको लाजमी अपनी उसमें नहीं रहना चाहिए कि मुझे हुआ था और ख़ुद ब खुद ठीक हो गया था। आपने लाजमी जाके अपना एक इनिशियल चेकअप ज़रूर करें। इनिशियल चेकअप से आपको पता चलेगा कि आपको फ़र्दर किसी टेस्टिंग की ज़रूरत है या फ़र्दर कार्डियक एवेलुएशन की ज़रूरत है। तो जब आप अपने आप की हार्ट को स्क्रीनिंग करके क्लियर कर लेते हैं, मे भी शायद आपको प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कोई मेडिकेशन भी वक्त से पहले शुरू करें, तो हार्ट तो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स भी प्रिवेंटेबल हैं, डिजीज़ भी प्रिवेंटेबल है, और इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। रेट्रोस्पेक्टिव यानी जब हार्ट अटैक हो गया उसके बाद जो ट्रीटमेंट करेंगे वो तो 50% आपको बेनिफिट देगी। सही। तो अगर हार्ट को कंप्लीट बचाना है आपने, तो नुकसान होने से पहले उसका इलाज होगा, तो तब नुकसान से आप बचेंगे। वो हम यही कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्रिवेंट करने की तरफ जाना है, सिम्टम्स को अपने नोट करना है, एंड देन डॉक्टर के पास आपने ज़रूर जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया नोज़िया है, और वो अच्छा कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर भी हाई रहना शुरू हो जाता है टाइम टू टाइम, क्या वो भी इंडिकेट करता है कि कोई हार्ट इशू ना हो, या फिर उससे भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है? अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ब्लड प्रेशर का लिंक जो है ना हार्ट अटैक के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, यानी 4 टाइम्स उसका रिस्क बढ़ जाता है। जो पेशेंट एक आम बंदा है जिसका ब्लड प्रेशर नहीं है, और जिस एक बंदा है जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, उसका हार्ट अटैक का रिस्क 4 गुना उससे ज़्यादा होगा जिसका ब्लड प्रेशर नहीं है उससे। तो यानी हार्ट अटैक्स सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के साथ मल्टीपल उसके बॉडी के अंदर और भी यानी एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्रोसेस है ना वो फ्यूल अप हो जाता है, यानी उसमें प्रोग्रेशन जल्दी जाना शुरू हो जाती है। अगर आपको आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रह रहा है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और लो के लिए भी यही है या सिर्फ हाई के लिए? सच लो ब्लड प्रेशर जो है एक टर्म यूज़ तो बहुत की जाती है, लेकिन मेडिकली स्पीकिंग लो ब्लड प्रेशर अगर हार्ट का फंक्शन, आपका पम्प फंक्शन ठीक है अगर आपका, और मे भी शायद आपका जेनेटिक ट्रेट ऐसा हो, आपकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हों, या फिर आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हों, उसमें ब्लड 90-60 भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो वो आपकी डिपेंड करता है। डॉक्टर वक्त बड़ा मुख्तसर है, आखिर में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि अगर किसी को, आपके साथ किसी शख्स को हार्ट अटैक हो रहा है, दिल की तकलीफ हो रही है, तो मतलब उसने फ़ौरन क्या क्या स्टेप्स लेने, क्या करना चाहिए साथ वाले लोगों को, क्योंकि जिस बंदे को हार्ट अटैक है वो तो जाहिर है पेन में कुछ नहीं कर सकता, क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं चलाना नहीं चाहिए कोई एक स्टेप भी, या पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, या अपनी तरफ से बहुत सारी, तो वो काफ़ी केसेस बिगड़ भी जाते हैं। थोड़ा क्विकली अगर आप बता सकें कि क्या किया जाए उस टाइम? यानी जब भी आपको चेस्ट पेन हो गया, आपने 20 मिनट से ज़्यादा, या आपको कोई ऐसी लगता है कि ये कार्डियक उसको सिम्टम्स आ रहे हैं बंदे को, तो उसको फौरी जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको वो स्टॉप कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि वो उसको बिठा दें आप। सबसे पहले तो अगर आपके पास अवेलेबल च्यूएबल डिस्प्रिन है तो उसको पानी के साथ वो खिला सकते हैं आप। फिर अगर एनजीसिड एक टेबलेट होती है, अगर चेस्ट पेन उसको हो रहा है, परसिस्टेंट है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो एनजीसिड टेबलेट ज़बान के नीचे रख सकते हैं। और 15 मिनट्स में, हर 5 मिनट्स के बाद आप एक च्यूएबल उसको सबलिंगुअल आप उसको एनजीसिड टेबलेट पे रुकवा सकते हैं। और इसके अलावा यह है कि पानी पिलाने से या बाकी चीज़ों से, मुंह पे छट्टे लोग मारते रहते हैं पानी, उन चीज़ों से तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आप उसको बैठा दें और इमीडिएटली आप इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें आप उसको एक्टिवेट करें, यानी आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी का अगर कोई बंदा आपके पास मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद है उसको कॉल कर लें, और उसको इमीडिएट फैसिलिटी जो आपकी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि उसको इनिशियल ट्रीटमेंट दी जा सके। उसको हम कहते हैं कि हार्ट अटैक का इनिशियल ACS प्रोटोकॉल, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की जो भी सिम्टम्स आ जाए, इनिशियल क्लॉटिंग का जो सिस्टम स्टार्ट होता है, तो इनिशियल जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें हम ड्रग्स भी देते हैं, इंजेक्टेबल कुछ एंटी क्लॉटिंग कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं। तो उसका बेनिफिट जो है विद इन फर्स्ट आवर जो है ना, उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है। उस गोल्डन आवर में जितने आपके हार्ट मसल्स को आप बचाएंगे वो आपका फ्यूचर है। तो जो इनिशियल आप स्टेप्स उठाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको चांस भी लग रहा है कि इसको, यानी मतलब कंफर्म नहीं भी है, अगर आपको लगता है कि लाइकलीहुड इसका ज़्यादा है कि ये कार्डियक पेशेंट हो सकता है, तो आप उसको वो सारी इनिशियल जो मेजर्स हैं वो आप लाजमी करें उसके लिए। उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका नुकसान नहीं है उसका। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। और वाकई ये मौजू आज बहुत
डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था हम सबके लिए, बिकॉज आए दिन वीडियोस ऐसी Yes. खबरें हमारे सामने होती हैं, तो हम कितना बचा सकते हैं अपने हार्ट को, हमें बचाना चाहिए, सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर Thank you very साहब. much. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब. स्टे विद अस. थैंक यू. मॉर्निंग एट होम लेके आ रहा है 14 अगस्त के स्पेशल शोज. आइए मिल के मनाएं जश्न आजादी. रंगों भरा सफर पाकिस्तान के कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ. इस शो में हम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान के ट्रेडिशनल फूड्स और कल्चर को. और वो सब कुछ जो बनाता है जश्न आज़ादी को खास. तो जल्दी से अपना फोन उठाएं और हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी पिक्चर्स और वीडियोस कल्चरल ड्रेसेस और ट्रेडिशनल खानों के साथ. और बन जाए मॉर्निंग एट होम का हिस्सा. बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे. हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं. दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं. अब लड़ाई नागुज़ीर है. कसम उस वक्त की मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला. 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका. अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें. मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे. वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें. सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें. या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें. पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा. पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए. याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है. वेलकम बैक. चूंकि पिछले सेगमेंट का जो इख्तिताम है वो शायरी के हवाले से हुआ था कि शायरों को दिल के साथ ना जोड़ा गया था, तो मैंने कहा जरा इस पे हम सेगमेंट चूंकि अगला करने वाले हम कमेंट भी आज जुड़ेंगे. डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि शायरों ने जो दिल के साथ किया है ना, जो हशर बिगाड़ा, हालांकि दिल हम बता नहीं सकते. हाँ चलिए इस पर राय ले लेते हैं. हमें एक शायरा ने ही ज्वाइन की है. वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, शायरा भी हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, बलूचिस्तान से मुतालिक बहुत उन्होंने काम भी किया है, आरजे भी हैं. वंडरफुल वॉइस शी इज़ हैविंग, जिसने आज उनको यहाँ तक माशाल्लाह पहुँचाया भी है. तो फायजा शकील से आज आपकी मुलाकात कराते हैं. हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. तो मेरा ख्याल है उसी पे कमेंट पहले लेते हैं कि वो डॉक्टर साहब कह गए हैं कि शायरों ने दिलों के साथ क्या किया. शायरों ने तो दिलों के साथ जो है बहुत अच्छा किया है, बल्कि सोच और दिल के जितने भी हमारे धड़कन है उसमें इजाफा किया है, बेहतरी की है. दिल के अमराज में कंट्रोल अगर मैं कहूँ तो बेजा नहीं होगा. बिल्कुल उसमें शायरी का एक कमाल है, क्योंकि एक खूबसूरत सोच की अक्कासी करते हैं और उसका असर यकीनन दिल पे होता है.
अब अच्छा हाल किया, बुरा हाल नहीं किया। बुरा हाल कर नहीं सकते क्योंकि शायरी तो एक अता है ना आपकी। और हमेशा मैं इसको इस तरह से भी लिंक करती हूँ कि हमारी जो कुरानी आयात हैं अगर आप उस पर गौर करें तो शायरी तो वहाँ से आई है। शायरी जैसे सूरह रहमान है, रहमान अल्लामल कुरान, तो एक तासुर कायम करती है और वो दिल की धड़कन जो है ना बेहतर करती है, कंट्रोल करती है मेरे हिसाब से। रूहानी असर आप देखें तो वो भी आ रहा है। तो शायरों को जो कमाल हासिल है ना वो किसी को नहीं है इस वक्त। वो किसी को नहीं है, डॉक्टर्स का भी नहीं है। आपने कब से शायरी शुरू की, कितना अरसा हो गया, मौज़ूआत आपके क्या होते हैं? मौज़ूआत एक खातून होने के नाते तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर जाहिर सी बात है आप रखते हैं। तो मौज़ूआत जो है बेसिकली रोमानी या फिर मुल्क से मोहब्बत से वाबस्तगी, इसके साथ जो हमारे सेंसिटिव इश्यूज़ आते हैं तो शायरी डायरेक्ट वारिद होती है आप पे और उसको ख़यालात को आपने सिर्फ कलम बंद करना होता है। तो शायरी जो है मेरी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में आप चेक कर सकते हैं। शायरी में ज़्यादा आपकी अपनी ज़िंदगी, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन होती है या कि वो जो एक इन्वायरमेंट, दो दैट्स ऑब्जर्वेशन एज वेल, बट वो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स जैसे आपने खुद कहा पाकिस्तान, सेंसिटिव इशूज़ एंड सम फॉल्ट लाइन्स एज वेल, वो ज़्यादा नज़र आते हैं आपकी शायरी में? मेरी शायरी में आपको ये तमाम रंग मिलेंगे। मुहिब्बे वतन होने के नाते वतन से आपका जो एक लगाव होता है वो भी आप, क्योंकि अदब से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी प्राइम ड्यूटी यही होती है कि अपने जुड़े हुए माहौल की अक्कासी उन्होंने करनी होती है। जिस माहौल में वो रह रहे होते हैं उसी के वो अक्कास बनते हैं। फॉर द लॉन्गर टर्म उनका वर्क जा रहा होता है और उनका इम्पैक्ट जो है वो भी यही होता है कि आप किसी भी तरह से ना मोटिवेट करें लोगों को। तो शायरी जो है वो आपके उस ख्याल की अक्कासी होती है जो आपकी हालिया सूरत हाल, आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है। वतन, उसके साथ साथ दिल पे जो हुई वारदात वो सारी बातें आप कलम बंद कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा टफ सिचुएशंस में मोटिवेशंस का काम आप देखें ना। यूं करते हैं जी, वो जो टूटे हुए दिल वाले आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए कोई शेर हो जाए। टूटे हुए दिल वालों के लिए या इस्लामाबाद के लिए? इस्लामाबाद के टूटे हुए दिल वालों के लिए। चले जी, दिल पे बात हो रही है तो दिल से ही रिलेट करते हुए कुछ अशार आप सबकी। नाम शहरे दिल मैं तेरे असर में हूँ, शहरे दिल मैं तेरे असर में हूँ, बेखबर रह के भी खबर में हूँ, बेखबर रह के भी खबर में हूँ। फैसला वो सुना चुके कब का, फैसला वो सुना चुके कब का, मैं अभी तक अगर मगर में हूँ। ओए होए, आईना देखना ही छोड़ दिया, आईना देखना ही छोड़ दिया, जब से मैं आपकी नजर में हूँ। ओए होए होए। मंजिले इश्क ठहर, मंजिले इश्क ठहर, सांस तो ले, मंजिले इश्क ठहर, सांस तो ले, मैं अभी तेरी राह गुजर में हूँ। आबला पाई तू ही बतला दे, आबला पाई तू ही बतला दे, मैं मुसलसल ये किस सफर में हूँ। ओए होए। जिंदगी फायजा तवील है, जिंदगी फायजा तवील है, मैं मगन अर्ज मुख्तसर में हूँ। ओए होए, मैं मगन अर्ज मुख्तसर में हूँ, शहरे दिल मैं तेरे असर में हूँ, बेखबर रह के भी खबर में हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, और देखिए जो अंदाजे बयां है ना वो बड़ा मैटर, एक्सप्रेशन, जहाँ सांस की बात आई है वहाँ सांस फील भी हुआ है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आरजे भी हैं, रेडियो के साथ भी आप वाबस्ता हैं, उसके बारे में बताइएगा। तो वहाँ भी शायरी होती है? शायरी होती है, ये क्या? वहाँ शायरी भी होती है क्योंकि सब्जेक्ट मेरा लॉ है। वहाँ पे मैं मुख्तलिफ इस हवाले से टॉपिक्स को भी डिस्कस करती हूँ। पब्लिक अवेयरेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा सेशन मेरे गए। शायरी के बग़ैर या अहदीस के बग़ैर मेरा कोई प्रोग्राम नहीं गया है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी आवाम को बात समझाना चाहते हैं। कुछ की समझ में इस एंगल से बात आएगी शायरी के हवाले से, कुछ की समझ में बात जो है वो अहदीस के हवाले से आएगी, और कानून और पैगामात डिलीवर करना हमारे फोरम्स का जो बुनियादी काम है, मस्बत सोच की अक्कासी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम ले जा सकें, सोशल इम्पैक्ट, जस्ट टू क्रिएट द सोशल इम्पैक्ट। और उसमें आवाज़ का तासुर, ये जो सांस पे मेरा सांस रुका, उसकी वजह यही थी कि सवाती तासुर कायम करना था। हाय हाय, कमाल कमाल। क्वेटा में आप रहती हैं, राइट? जी बिल्कुल।
वहाँ पर एक खातून के लिए आगे बढ़ना शायरी में एज एन आरजे अपनी इस फील्ड में व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपने फेस किए? लेकिन चैलेंजेस तो हर माशरे में आपको फेस करने पड़ते हैं, हर इन्वायरमेंट में आपके पास होते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है तो सिर्फ इन चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा। इन चीज़ों का सामना हमारी तमाम ख़वातीन को, तमाम एंकर पर्सन्स को और तमाम सोशल इन्फ्लुएंसर होने के नाते सभी को फेस करना पड़ता है। उसके लिए आपका विजन का ब्रॉड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन मैटर्स अ लॉट। आप जो है एक डिफरेंस चाह रहे हैं टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, टू मेक अ डिफरेंस के लिए आपको डिफरेंट होना भी ज़रूरी है। आपको ऑल द टाइम प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो उनको फेस करने के लिए एजुकेशन मैटर्स अ लॉट फॉर एवरी फील्ड। तो उसमें आप जब आएंगे, कदम रखेंगे, आप ये नहीं समझिए कि हर जगह आपको वेलकम कहा जाएगा। आपको नेगेटिव जो है क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तनकीद जो है वो बराए इस्लाह भी हमने देखी है, तनकीद बराए तनकीद भी देखी है। अब ये आपका पर्सनली मोटिव होता है कि जी आप रुक जाएं या आप आगे बढ़ें। तो ये चैलेंजेस, इनसे मेरा ख्याल है घबराना हम जैसे लोगों का, आप और आप जैसी बहुत सारी खवातीन जो कि नहीं घबराती हैं और वो आगे शायर वैसे भी नहीं, मैंने देखा है घबराते नहीं है। क्या करते हैं? शायर नहीं घबराते। शायर नहीं घबराते। देखें, जंग की जब सूरत हाल होती है तब शायरों की ज़रूरत पेश आती है। ये जो हमारे गीत हैं इनका आगाज़ जो है शायरी, अब मैडम की अगर मैं बात करूं तो मैडम नूरजहां आप जानते हैं किस कदर उनका काम है इस हवाले से। तो शायरी ही तो बुनियाद है, अदब ही तो बुनियाद है जो हमारी सोच को आगे, सोच के ज़ावियों को मुनव्वर करती है। जो एक रास्ता हमें बंद दिखाई देता है वो खोल दिया जाता है वहाँ से, और ख़ूबसूरत अंदाज से अगर आप बात करेंगे यकीनन वो असर रखती है, यकीनन वो असर रखती है। नौजवानों के लिए बिलखुसूस भी कोई शायरी की? नौजवानों के लिए ही तो शायरी है। क्या बात है। और सारे ही नौजवान हैं जनाब यहाँ। हाँ, 3, 4, 5, 6, 7 आप नहीं है, 8 और 9। नहीं, अनगिनत मेरा होता है, अनगिनत वो समाअतें और वो जो हमारे नाजरीन हैं। मेरा ख्याल है सभी साहिब दिल हैं और सभी बहुत अच्छा सोचने वाले हैं। अच्छाई को हर जगह मेरा ख्याल है सराहा जाता है और बिल्कुल उन्हीं के लिए कोई शायरी मेरा ख्याल है आखिर में शायरी और उसके बाद फिर हम आएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम शायरी से ही इख्तिताम करेंगे बिल्कुल। इसके अलावा जो आप चाहें, एक शायर मेरा चूँकि गज़ल में कमाल की तरफ लेके जा रहे हैं, क्लासिकल टच या यूँ कह लें कि हमने पढ़ा ज़्यादा है तो वो खुद ब खुद तबीयत में झलक जाता है। तो एक असरे हाजिर के लिहाज से, घर के आंगन के सभी नक्शे पुराने हो गए, घर के आंगन के सभी नक्शे पुराने हो गए, जितने थे बाकी सभी फितने पुराने हो गए। हम अभी तक थे जिनके नशे में खुश फहम, हम अभी तक थे जिनके नशे में खुश फहम, याद जब वो आए वो लम्हे पुराने हो गए। अब तलक तो याद थे वापसी के सब रस्ते, अब तलक तो याद थे वापसी के सब रस्ते, कल तुझे देखा तो सभी रस्ते पुराने हो गए। अब सदाएं भी लगाएं तो वो पहचानेगा क्या, अब सदाएं भी लगाएं तो वो पहचानेगा क्या, प्यार में डूबे लहजे पुराने हो गए। वाह। तो प्यार में डूबे लहजे और वो जो घर की खूबसूरती है, कोशिश की गई है कि घर के वो जो नक्शे पुराने हो गए उनकी याद को ताज़ा रखा जाए और उसी रिश्तों को उसी तरह से अहमियत को महसूस किया जाए। प्योरिटी एंड दैट आई मीन सिर्फ प्योरिटी भी नहीं बल्कि मुझे उसका एसेंस है वो बड़ा फील हुआ आपकी इस शायरी से। घर के, सिर्फ आपने जब कहा ना घर के पुराने नक्शे, उसी से बंदा फ़ौरन से उस वक्त में चला जाता है और वो ताल्लुकात, वो लम्हे, वो इमोशंस, फीलिंग्स एंड एवरीथिंग वेरी प्योर। आई मस्ट से दैट दैट्स ग्रेट। ज़्यादा शायरी में वक्त लगाती हैं या ज़्यादा एज एन आरजे एंजॉय करती हैं काम को? मैं मुख्तलिफ कैफियत होती हैं। मैं आरजे बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप वीक में एक प्रोग्राम नहीं करते हैं तो कुछ तशनगी रह जाती है। शायरी तो आप पे वो वारिद होती है ना, सही बात है, टाइम टू टाइम। वो तो आप कहीं बैठे हुए, इवन किचन में आप काम कर रहे हैं, किसी वक्त भी हो जाती है, किसी भी वक्त आमद हो जाती है और उस मिसरे को फिर आपको ढालना कमाल ये होता है। लेकिन एज एन आरजे एंड एंकर पर्सन अगर आप अपने स्टेज से दूर हो जाते हैं तो वो कुछ तशनगी सी महसूस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मैसेज आप देना चाहती हूँ आज हमारे नाज़रीन को? यू आर हियर फ्रॉम क्वेटा।
अपने ख्वाबों के लिए नो compromise at all. Follow your dreams and achieve that. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फायजा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाजरीन, इससे पहले कि आपसे हाफिज करें,